IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं। दिन रात कोशिश हो रही है, आप दुआ करें इंशाअल्लाह कि हम इसमें से निकल जाएंगे। रूस से सस्ता तेल आया है। मैं पूछता हूँ इस झूठे इंसान से जो दिन रात साइफा और अमेरिका और इम्पोर्टेड हुकूमत की गर्दान कर रहा था, अगर ये बात थी तो रूस से फिर तेल सस्ता पाकिस्तान किस तरह आ गया? ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा जन्नाटेदार थप्पड़ है उसके झूठ के ऊपर। 9 मई के बाद जो सूरत हाल सामने आई है कि ये अल्लाह ताला ने किस तरह से उस तकब्बर और गुरूर में गर्क इंसान को उसकी नाक को खाक आलूद किया है। जो कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब ने उसे जो है वो छोड़ दिया। जो कहता था कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, आज वो कह रहा है मेरे साथ किसी का राब्ता ही नहीं है, कोई मेरा फोन नहीं सुन रहा। कई आए धमकाने वाले, तब्दीलियां लाने वाले, जहां से आए वहीं वापस चले गए। जिस जहाज पे बैठ के आई थी वो जमात उसी जहाज पे बैठ के वापस चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आपने गुज़िश्ता रोज़ देखा जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल इजलास के अंदर एक ज़बरदस्त तकरीरी मुकाबला मैं उसे कहूँगा हुआ, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया, राना सनाउल्लाह साहब ने किया, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने किया। उन्होंने लत्ते लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के और कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन मुस्लिम लीग नून को बहुत से महाजों का सामना है। आज जो लोग ये समझ रहे हैं कि मामलात दुरुस्त हो रहे हैं या मामलात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, उनको एक बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए। बल्कि एक बहुत बड़ी खबर जो अपने नाज़रीन के साथ मैं इस वक्त शेयर कर सकता हूँ, और वो ये है कि अगर कोई समझ रहा है कि IMF के साथ मामलात बिल्कुल ख़त्म या ख़राब हो चुके हैं, तो ये बात गलत है। एज वी स्पीक इस वक्त भी हुकूमत ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि IMF से मामलात ठीक हो जाएं। जहां मैं महाजों की बात कर रहा हूं, वहां सबसे बड़ा महाज ये है कि इस PDM की हुकूमत के अंदर जो इत्तेहादी है, और सबसे बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको साथ रखने के लिए, बजट के अंदर उनका वोट हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग नून को कुछ करना पड़ेगा। आज उस बात की इंडिकेशन ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दी, बल्कि मुराद अली शाह साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, उन्होंने भी अपनी तकरीर के अंदर कहा। वो बातें बड़ी अहम हैं, वो बातें बड़े सजेस्टिव हैं और इंडिकेटिव हैं इस बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इलेक्शन मोड के अंदर जा चुकी है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने कि क्या इस मखलूत हुकूमत के लिए मुश्किल होंगे या ये चीज़ें सिर्फ ऑप्टिक्स हैं, लोगों को दिखाया जा रहा है और असल में मामलात इतने कशीदा नहीं हैं। ये बात जहन में रखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ख़ास तौर पर एक बड़ी जारहाना तरीके से मैं कहूँगा और बड़े इंटेलिजेंटली सेनेट से कल एक चीज़ सेल थ्रू करवाई, और बादियों नज़र में वो महज इलेक्शन कमीशन तक थी, लेकिन उसके अंदर जो अहम नुक्ता था वो आर्टिकल 200, वो सेक्शन 232 जो 2017 का एक्ट है, इलेक्शन एक्ट, उसके अंदर तरमीम के ज़रिए था। सेनेट से इसे मुकम्मल तौर पर पास करवा लिया गया। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च 2023 का फैसला दिया था, उसके बाद एक तवील खत लिखा था स्पीकर नेशनल असेंबली को कि जो हुक्म सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है वो अल्ट्रा वायरीज है, वो ऐसा काम नहीं हुआ जो कि आइन और कानून के टच स्टोन्स पर आता है। लिहाजा इस मामले को देखना चाहिए पार्लियामान को और सूटेबल तरमीम करनी चाहिए। पार्लियामान ने वो किया, सेनेट ने कर दिया है। लेकिन जो अहम डेवलपमेंट है वो ये कि जब ये तरमीम जो कि 2017 के एक्ट के अंदर की गई है, ये जब पार्लियामान से पास हो जाएगी तो मियां नवाज शरीफ साहब, अगर उनकी कन्विक्शन जो कि मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों से हुई हैं, अगर वो सेटिसाइड हो गई तो मियां नवाज शरीफ अब नाअहल नहीं रहेंगे। अगर वो वापस आते हैं, उनकी कन्विक्शन सेटिसाइड हो जाती है, तो वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन में ना सिर्फ हिस्सा ले सकते हैं बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बन सकते हैं अगर उनकी जमात जीत जाए। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब जिनकी महज नाअहली थी, उनके खिलाफ इस वक्त कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, वो भी इस तरमीम के बाद खुद को अहल तसव्वुर करेंगे और कानूनी तौर पर अहल हो जाएंगे। अलबत्ता इसकी अपोजिशन सेनेट के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है, जब शहजाद वसीम साहब ने कहा कि ये तमाम काम करने के लिए आइन में तरमीम ज़रूरी है और ये काम इस तरह से दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन क्या हुकूमत को इस बात का इदराक है कि पीपल्स पार्टी उसे वोट देगी? गो के जब किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जब तरमीम की जाती है तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा 2/3 अक्सरियत तो बिल्कुल दरकार नहीं होती, वो आइन में तरमीम के लिए है, आपको एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन क्या हुकूमत चाहेगी कि पीपल्स पार्टी के वोट लेने के लिए उसे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े? इसलिए क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मूड बड़ा जारहाना है और उनके गिले और शिकवे भी जायज़ नज़र आते हैं। अब सबात में खिताब कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा
सबसे पहले ये सुन लीजिए, वज़ीर-ए-आज़म की नीयत पर उन्हें शक नहीं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के गिर्द जो लोग हैं उनकी नीयतों पर शायद उन्हें शक है या उनकी कमिटमेंट पर शक है। बिलावल साहब क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिए। दाल साहब ने अपना बजट तो पेश किया है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कम इनपुट है। मैं वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वजीर आजम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये गुफ्तगू सुनी, आज सवात के अंदर मौजूद थे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर मुमलिकत हैं पेट्रोलियम के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सीनियर वकील हैं। आदिल शाहजेब साहब मुल्क के नावर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब ने बड़ी मेहरबानी की, हमें ज्वाइन किया फ़ोन पर। अब सबसे पहले मैं मुसद्दिक मलिक साहब आपका व्यू पॉइंट इस पर इसलिए लेना चाहूँगा, ये अहम है क्योंकि अभी इत्तेहाद तो है नहीं, मखलूत हुकूमत है एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द इलेक्शन। बिलावल साहब का ये कहना इसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन वो आपसे नाराज़ हैं ना सिर्फ इस बात पर कि जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हो रहे, और आज मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि 80% रिलीफ सैलाब मुतासरीन को सिंध हुकूमत ने दिया है। आपने कमिटमेंट बहुत की लेकिन वो ऑनर नहीं हो रही। वज़ीर आज़म तक ये तमाम बातें पहुँच चुकी हैं। क्या वज़ीर आज़म कुछ मेयर्स ऐसे लेंगे जिनसे ये कम अज़ कम साबित हो सके कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो कमिटमेंट ऑनर करने के लिए संजीदा है? क्योंकि बिलावल साहब को आपके वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे भी शिकायत है। जी, मुझे तो ऐसा कोई तासुर नहीं है। मैं काबीना के इजलास में भी बैठता हूँ और बिल्कुल अभी कल परसों शायद हम इकट्ठे थे बाकू में, हमारे जो कॉमर्स के वज़ीर हैं उनके साथ, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर हैं उनसे मेरे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। कायरा साहब से भी मुलाकात रहती है वक्तन फ़वक्तन। ये जो नाराज़गी वाला तासुर है जो आपने अभी फ्रेम किया है, मुझे तो नज़र नहीं आया। अगर आप किसी जलसे में ये कहते हैं कि हम कुछ और हमारे मुतालबात हैं और अभी बजट के ऊपर डिबेट जारी है और हम समझते हैं कि थोड़ी एलोकेशंस जो हैं वो इस रुख नहीं बल्कि इस रुख होनी चाहिए और हम उस पर इसरार करेंगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तो हम आपस में भी जब बैठते हैं, मसलन मेरे भी कुछ आप जो फरमा रहे हैं तासुर और होना, लेकिन गुजारिश ये है कि वो तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने बजट पास करवाना है और हमारे वोट लेने हैं तो फिर जो डिमांड है उसको पूरा कीजिए। इन दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। नाराज़गी चले आप उसे प्ले डाउन बिल्कुल करें, मेरी एक अपनी अजम्पशन हो सकती है या मेरा एक ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो आप फरमा रहे हैं उतना सादा भी शायद ये मामला नहीं है। जी, मेरे ख्याल में आपकी शायद असम्पशन ज़्यादा है, क्योंकि हम तो रोज़ बैठते हैं, बिलावल साहब चेयरमैन साहब के साथ भी बैठते हैं, दीगर वज़रा के साथ भी बैठते हैं। जो तासुर आप इस प्रोग्राम में दे रहे हैं, अभी तक मेरे सामने तो ये बिल्कुल किसी भी फोरम के ऊपर ये तासुर नहीं आया। जिस दिन बजट पे डिस्कशन थी उस दिन भी नहीं सामने आया, असेंबली में भी सामने नहीं आया। अलबत्ता अगर कुछ ऐसी डिमांड्स हैं, ये सैलाब ज़दगान जो हैं, ये पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान। मलिक साहब जो उन्होंने फरमाई पार्लियामान के अंदर, सॉरी दोबारा कहिए। नफीसा शाह साहिबा ने जो कहा, जो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपने कंसर्न्स रेज़ किए, सैलाब मुतासरीन के हवाले से जो उन्होंने अपने कंसर्न्स रेज़ किए, वो महज कंसर्न्स नहीं बल्कि एक वार्निंग है। आज मुराद अली शाह साहब ने भी जो वफाकी हुकूमत को दी, वो दबे लफ्ज़ों में भी, बहुत सोफिस्टिकेटेड अंदाज में भी एक वार्निंग है कि आपने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, अगर नहीं करेंगे तो हम साथ नहीं चल सकते। देखिए, मुझे तो ये वार्निंग नहीं लग रही। आपका पूरा हक है कि आप ये बात करें। मैं क्योंकि रोज़ डील करता हूँ तमाम दोस्तों से जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, मुझे बिल्कुल ऐसा कोई तासुर नहीं है जो आप दे रहे हैं। हाँ, अलबत्ता इस वक्त बजट का वक्त है। अगर ये बजट के वक्त हमारी अपनी पार्टी के अरकान भी जब बैठते हैं तो हर एक कहता है कि ये हक है, या मेरे महकमे का हक है या मेरे इलाके का हक है और इसको पूरा किया जाए। इसी तरह जो PSDP की एलोकेशंस हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू होती है, इसी तरह ज़ोरदार गुफ्तगू होती है। पिछले दिनों हमने बलूचिस्तान के दोस्तों के साथ भी गुफ्तगू की जिनके बहुत से कंसर्न थे ये गैस के हवाले से, और हमने उनको यकीन दिलाया
कि हर हक जो है उनका पूरा किया जाएगा, बल्कि हक से भी ज़्यादा पूरा किया जाएगा। हम सारे पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर सैलाब ज़दगान के लिए कहा जा रहा है कि एलोकेशन बढ़ाई जाए तो इसको कहने में क्या हर्ज है। और हम देखेंगे कि बजट में कितनी स्पेस है, अभी कुछ दिन बाकी हैं। अच्छा, और जितनी भी स्पेस होगी उसके मुताबिक से तमाम हलीफ जमातों को साथ लेकर चलेंगे। आर्टिकुलेटेड इंसान है मलिक साहब, और मैं आपकी गुफ्तगू का वैसे भी बड़ा कायल हूँ, लेकिन बसद एहतराम मैं उससे इस हद तक इख्तलाफ ज़रूर करूँगा कि जिस तरह जो आप फरमा रहे हैं, कम अज़ कम मैं आप जितना ज़हीन तो नहीं, लेकिन शायद इतना कुनज़ैन भी नहीं कि बिलावल साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे लगे कि मैं कोई चीज़ को ओवर स्ट्रेच कर रहा हूँ, या मुराद अली शाह साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे लगे कि मैं उसे ओवर स्ट्रेच कर रहा हूँ। मैं आपकी गुफ्तगू का कायल हूँ और आपके आर्ग्यूमेंट्स का भी कायल हूँ। बट लेट मी टेक कायरा साहब ऑन दिस। कायरा साहब, मैं गुजारिश से मैं एक सेकंड, मेरा मकसद ये नहीं, मैं पहले एक वजाहत कर दूँ अगर आपकी इजाज़त हो, कायरा साहब से भी इजाज़त लेके। मेरा कतन ये मकसद नहीं था कि मैं ऐसा कहूँ कि आपकी परसेप्शन जो है उसका आपको हक नहीं है, या आपका एनालिसिस बहुत ज़्यादा एस्ट्यूट नहीं होता। मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो रोज़मर्रा में मेरे सामने आ रही है। मगर पीपल्स पार्टी का ये भी हक है, अगर आप वाकई समझते हैं, अगर कायरा साहब भी इसकी तायीद करें कि बहुत कोई फ्रैक्चर आ गया है, तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे सामने इस तरह की कोई बिल्कुल ठीक आई नहीं। Makes perfect sense to me, but let me take कायरा साहब on this. कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। अब मुशीर वज़ीर आज़म के मुतादिद हुकूमतें देखी, सब कुछ देखा है सर, बट मुझे बिलावल साहब की गुफ्तगू से आज लगा कि वो इस बात से ये उनका बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। सैलाब ने बहुत बड़ी पैमाने पर तबाहकारी हुई, सिंध के अंदर बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ। मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि 80% काम सिंध हुकूमत ने किया है रिहेबिलिटेशन का, जो किसी तरह से रिलीफ प्रोवाइड करने का। वफाकी हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही। बिलावल साहब हैड टू से टुडे कि अगर आपने हमारे वोट लेने हैं बजट में, तो फिर आपको वो वादे पूरे करने पड़ेंगे। डू यू थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, या सिर्फ इज ओनली इंडिकेटिंग कि भाई ये काम है, जरा ये कर दो? देखिए, प्रॉब्लम तो नहीं, नुक्ता नजर के खिलाफ तो है। देखिए, हम मुख्तलिफ जमातें हैं, मुस्लिम लीग अलग जमात है, हम अलग जमात हैं, JUI अलग जमात है, सबके अपने अपने मंशूर हैं, अपने अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं। हुकूमत में रहते हुए हमारे अंदर बहुत सारे इश्यूज के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, और ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जमातों के अंदर, हमारे अपने अंदर बहुत सारी चीजों के ऊपर डिबेट होती है। इवन पार्टियों के अंदर मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान के आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं ऑन सम सर्टेन इश्यूज। ठीक है, यहाँ पे हुकूमत के अंदर रहते हुए बिल्कुल हर जमात का ये इशू है। सिंध का एक खास इशू ये है कि जो फ्लड के अंदर वो सूरत हाल इतनी खराब हुई, हमने वहाँ पे एक काम शुरू किया, तो जो वहाँ पे रिलीजेस होनी थी, जो प्रोमिसेस हुए, NDMA के जरिए जो काम किया गया, सिंध गवर्नमेंट को जो देने थे, वज़ीर आज़म साहब ने जो ऐलानात फरमाए, अब क्योंकि इस साल का बजट क्लोज हो रहा है, जून का महीना चल रहा है, ठीक है, तो हमारी जो मीटिंग थी उसमें इशू ये था कि फ्लड के दिनों में वहाँ पे जो वादे किए गए थे, और वहाँ पे इतने लोगों के घर गिरे, वहाँ हुआ था कोई $16 बिलियन का, जिसमें से $8 बिलियन कोई हमारे फॉरेन जो डोनर्स थे वो देंगे, और $8 बिलियन हमने लोकली जनरेट करने हैं और अगले सालों में करने हैं। तो उसका फ्रेमवर्क हमें जल्दी बनाना चाहिए। उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने कहा जी कि हमें 50-50 मैच करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने उससे एग्री किया, जो प्रिंसिपली चीजें तय हुई। लेकिन एक गिला शिकवा ये था कि रिलीजेस उस तरह नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। बट कायरा साहब, अलाउ मी टू आस्क यू सर, आप क्योंकि माशाल्लाह जानते हैं किन लोगों से शिकायत है इन पर्टिकुलर, बिलावल साहब को, पीपल्स पार्टी को, मुराद अली शाह साहब को, जो वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द है और ये कमिटमेंट ऑनर नहीं होने दे रहे? मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ आपसे। देखिए, बड़ा सिंपल है मुनीब, जो वजीर खजाना होता है ना, जी जी, उससे भी हर बंदे को गिला होता है। घर के अंदर बाप वजीर खजाना होता है, उससे भी सबको गिला होता है। ठीक है। और इसी तरह जो वजीर होता है ना जी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जिससे एलोकेशंस करनी है या सेक्टोरल एलोकेशंस करनी है, रिलीजेस करनी है, उसके साथ भी ये गिला होता है कि उसने किसी एक जगह से पैसे उठा के, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा तो होते नहीं है, आपने कहीं से काट के कहीं देने हैं, जिसके कटेंगे उसको इतराज होगा। लेकिन यहाँ पे एतराज नहीं है, यहाँ पे एहतजाज क्या है, एक रंग समझ ले। एहतजाज का एक रंग ये है कि हमने जिन सैलाब ज़दगान से वादा किया था
उनकी तरफ जो ग्रांट्स गई है, ये तो रिकॉर्डेड है ना, बिल्कुल ठीक है, कोई इल्जाम नहीं, तो उसको बढ़ाना चाहिए, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनके हाउसिंग की तरफ और एलोकेशन चाहिए, और फेडरल बजट में वो एलोकेशन उस तरह नहीं है। वजीर आजम साहब वेरी काइंड, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, सिंध के लोगों का जो सिंध दूसरा बड़ा सूबा है उनका हक है, और खास तौर पे फ्लड इफेक्टिव्स के साथ जो सलूक होना था उसके ऊपर मतलब आपको भी यही लगता है जो मलिक साहब ने बात फरमाई, आप भी वही कह रहे हैं कि ये खुदा ना खास्ता उस नहज पे तो जा नहीं सकती कि आप बजट में वोट ना दे हुकूमत को, आपकी इकट्ठी हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, लेकिन आपको गिला डार साहब से भी है, आपको गिला मतलब गिला या चले गिला मैं गुजारिश करूं, एक मसला ये है कि बजट क्लोज हो रहा है पिछले बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, उस साल में हमने जो पैसे देने थे वो उतने रिलीज नहीं हुए। ठीक है, अब फेडरल गवर्नमेंट से बैठे तो उन्होंने ये बताया कि सर ये 6 सेक्टर में गए हैं, इस जगह पे गए हैं, या मजीद और एनहांस करने चाहिए, ब्लॉक एलोकेशन रखनी चाहिए। कल भी हमारी ये डिस्कशन थी, मंडे को भी होगी। तो ये थोड़ी सी खींचातानी की कैफियत बजट के दिनों में होता है। ठीक कहा मलिक साहब ने कि इवन हुकूमती जमात के अपने मेंबरान जो हैं वो भी नाराजगी का इजहार करते हैं, और जमातों को उनको भी राजी करना बिल्कुल ठीक है। ये आपने बहुत सख्त कर दी जो फरमाया जनाब मुसद्दिक मलिक साहब ने। कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ इन सो मेनी वर्ड्स कारा साहब के गुफ्तगू में जाहिर बात है, एक होते हैं छोटे मोटे गिले गुजारे होते हैं, लेकिन मसला किससे है? मसला इसाक डार साहब से हो सकता है, जनाब एहसन इकबाल साहब से हो सकता है, लेकिन जिस तरह मलिक साहब ने कहा सारे कोलीग्स हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट हाँ ठीक है, उन्हीं से होगा ना, फाइनेंस मिनिस्टर ने पैसे देने हैं, बिल्कुल ठीक है, वाले ने रिलीज करनी है, बिल्कुल ठीक है, छोटे मोटे चलते रहते सर। अपनी जमात से पूछेंगे वो भी गिले करेंगे सर, बिल्कुल वो कर रहे हैं, खलवत में जलवत में कर रहे हैं, बट आई एम श्योर डार साहब भी सुन रहे हैं और एहसन इकबाल साहब भी सुन रहे हैं, प्रोफेसर साहब भी सुन रहे हैं आपको, और शायद वो इन तमाम बातों के ऊपर, और बिलावल साहब की तकरीर भी उन्होंने सुनी होगी। कारा साहब अगेन बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया। मैं जरा एक अहम मौजू है उसकी तरफ ले जाना चाहूंगा, जो कि मलिक साहब को पता है, क्योंकि उसका ताल्लुक मलिक साहब की जमात के कायद से है, यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से है। मियाँ नवाज शरीफ साहब एज़ वी ऑल नो इस वक्त पार्लिमानी सियासत के लिए नाअहल हैं, लेकिन एक तरमीम जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर कर दी गई है, सेनेट में वो पास हो चुकी है, लोअर हाउस में उसने आना है नेशनल असेंबली के अंदर, लेकिन वहाँ पर क्योंकि ये एक्ट के अंदर तरमीम है, लिहाजा सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, मेजॉरिटी हुकूमत के पास है, वो ये सब कर सकती है। इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट है जो कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब को सिर्फ अपनी कन्विक्शन जो कि अल अज़ीज़िया के रेफरेंस के अंदर हुई या एवन फील्ड के रेफरेंस के अंदर हुई, उसको सेट असाइड करवाना है। याद रहे कि अल अज़ीज़िया के मामले के अंदर ऑलरेडी अरशद मलिक साहब की जो एक वीडियो सामने आई थी, उसके बाद बहुत से शकूक व शुबहात पैदा हो गए थे। एवन फील्ड के मामले के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनका जो एक्विटल का फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अगर उसको पढ़ा जाए तो काफ़ी बातें उससे भी क्लियर हो जाती हैं। अगर ये तरमीम पास हो जाती है नेशनल असेंबली से, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगा कि मियाँ नवाज शरीफ ने कन्विक्शन सेट असाइड करवानी है और वो पार्लिमानी सियासत के लिए अहल होंगे। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब भी पार्लिमानी सियासत के लिए अपने आप को इस तरमीम के हो जाने के बाद अहल तसव्वुर कर सकते हैं। अगर ये तरमीम सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं हो जाती, क्योंकि एक व्यू ये है कि ये तमाम काम करने के लिए आपको आईनी तरमीम की ज़रूरत है। तो शोएब शाहीन साहब, सबसे पहले आई लाइक टू कम टू यू सर। सेनेट में हो गया, पार्लियामान के अंदर आना है, इसके अंदर क्योंकि आप भी बखूबी जानते हैं कि अगर आप आर्टिकल 62 का मुआयना करें, उसके अंदर कहीं टर्म नहीं लिखी, ड्यूरेशन नहीं लिखी कि लाइफ टाइम है। हाँ, समीउल्लाह बलोच का केस ज़रूर है, जिसके अंदर जो बंदियाल साहब ने ऑथर किया था, जिसमें उन्होंने लाइफ टाइम का लिखा कि अगर 62(1)(f) के तहत नाअहली होती है तो फॉर लाइफ होगी। लेकिन आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अमेंडमेंट भी चैलेंज होगी? बाकी दो मामला तो पड़े हैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए मुनीब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने बड़ी ठीक बात की। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें यह है कि ये आइन में तो नहीं लिखा हुआ आर्टिकल 62(1)(f) में कि ये 5 साल होगी या ताहयात नाअहली होगी, लेकिन इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है मुनीब साहब? जी बिल्कुल आ रही है, जी बिल्कुल। मुनीब साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। इसके अंदर आइन में तो नहीं लिखा हुआ, जी आइन में नहीं लिखा हुआ कि ये 5 साल है, 10 साल है या ताहयात है, लेकिन आइन की तशरीह करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है उसको ताहयात डिक्लेयर कर दिया है।
अब अगर आइन के में तरमीम नहीं होती, एक सिंपल लेजिस्लेशन के जरिए आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करते हुए आप ये तय कर देते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट करके कि ये 5 साल तस्वर होगी, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आइन की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है तो उसमें आपको 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन में ही तरमीम करनी पड़ेगी, जो उसमें टाइम बाउंड करना पड़ेगा, वो दैट वुड बी 5 ईयर्स, क्योंकि एक इसमें ये लीगल लकूना है, लीगल डिफेक्ट है, अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाए और सुप्रीम कोर्ट इसको ऑथेंटिकेट कर दे कि नहीं, क्योंकि आइन में ये 5 साल नहीं लिखा हुआ, लिहाजा हमने आइन की तशरीह ऑन द फेस ऑफ इट इस वक्त तक की जो पोजीशन थी वो कर दी है। जो चीज़ आइन में मौजूद नहीं है अगर एक्ट के जरिए भी रेक्टिफाई कर दी गई है तो वो दुरुस्त है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे तो शायद ये होगा, लेकिन ये चैलेंज करने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ ये रहेगा कि ये बज़ाहिर ये लगता है कि ये गैर आइनी है। आप ये देखें जो इस वक्त भी जो चैलेंज हुए हैं 2 कानून, जिसमें वो जो अपील वाला है और एक जो रिव्यू ऑफ जजमेंट वाला है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला है, एक रिव्यू एंड अपील वाला है, रिव्यू एंड अपील वाला और रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर वाला, उसमें भी यही बात है कि अगर आपने एक रिव्यू को इतना एक्सटेंड करना है और एक्सपैंड करना है कि वो अपील का स्टेटस अडॉप्ट कर ले, या आर्टिकल 184 में या 185 में तरमीम किए बगैर आपने एक अपील की प्रोविजन रख दी है विद इन दी लॉ, तो वो नहीं हो सकता बज़ाहिर। ये जो इस वक्त प्रेमोफशाही है इसलिए कभी फाइनल जजमेंट उस पर भी नहीं आई, तो ये आपको आइन में तरमीम की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं ऑलरेडी, ये भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब मामला रिव्यू एंड अपील का यानी दूसरे कानून का गया तो सुप्रीम कोर्ट से जब इस्तदा की गई कि इसको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए तो वो नहीं हुआ, इसकी एप्लीकेशन मुअत्तल नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मुअत्तल नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि ये तरमीम इतनी अहम है कि इसने पाकिस्तान की सियासत का डिस्कोर्स ही बदल देना है। क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहाँ इतनी डिवीज़न मौजूद है, जहाँ एक फेस ऑफ किसी कैफियत है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, खुलम खुला बात होती है पार्लियामान के अंदर कि जजेस का कॉन्डक्ट क्या है, किस तरह से वहाँ पर जुडिशल एक्टिविज़म हो रहा है, खुलम खुला गुफ्तगू होती है। जज साहिबान फरमाते हैं और बसद एहतराम कि फ़लाने जज को अपने साथ बिठाकर हमने मैसेज दिया है। तो जब इस तरह के मामला शुरू हो जाएँ तो फिर निज़ाम इंसाफ का क्या हाल होगा। आदिल शाहज़ेब साहब से भी पूछेंगे कि वो क्या देख रहे हैं इन हालात के अंदर, क्योंकि ये बड़ी अहम बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी भी मुतवक्के है और वो पार्लियामानी सियासत के लिए अपनी कन्विक्शन सेटिस्फाइड कराने के बाद अहल भी हो जाएंगे। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, मलिक साहब भी हमारे साथ एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आदिल शाहज़ेब साहब, अहमियत बहुत है इस चीज़ की, ये एक ऐसी तरमीम है जो कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये भी हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों बहस यही हो रही थी कि रिव्यू फाइल किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब रिव्यू एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तरीन साहब कर चुके हैं, शायद समीउल्लाह बलोच के केस को रिव्यू किया जाएगा और फिर शायद वहाँ से कोई डिविडेंड ऐसा हो जो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन इस तरमीम के ज़रिए यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा रिलीफ है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, और केसेस की नौइयत जो है वो तो आप भी जानते हैं कि अगर हाई कोर्ट की स्टेज पर आएंगे और जाहिर बात है जब वहाँ पर बैलेट देखा जाएगा तो सेट असाइड भी हो सकते हैं। आपको मुबारक हो, नया चैनल और नया प्रोग्राम, गुड टू बी, ऑलवेज गुड टू बी ऑन योर शो। मेरे ख्याल में एक रियलिटी जो है वो हमें देखनी पड़ेगी, और ये मैं आपके गुज़श्ता चैनल के शो पे भी, आपके शो पे शरीक अपनी ये नुक्ता नज़र मैं बयान कर चुका हूँ कि 90 ऑनवर्ड्स PMLN अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाज शरीफ, यानी अगर नवाज शरीफ कैंपेन को लीड करते हैं, PMLN पंजाब हारी नहीं है। यानी इवन 2008 का वक्त उठा के देख लें, जब 2008 में बीबी की शहादत हुई थी तो लग रहा ये था कि कराची से खैबर तक पीपल्स पार्टी स्वीप कर जाएगी, उसमें भी PMLN वो जीती है। 2013 में आप देख लें, फिर 2018 में RTS के इंतखाबात में भी, इंजीनियर्ड इलेक्शंस में भी PMLN जो है वो एक लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई। लेकिन उसकी एक बड़ी शर्त ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब की ये डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाए, जो मैं खुद समझता हूं कि ना सिर्फ वो खत्म होगी बल्कि बतौर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर वो इलेक्शन, PMLN की इलेक्शन कैंपेन मुझे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये सिनारियो बनता है तो पंजाब की जो ग्राउंड की सिचुएशन है, या 9 मई से पहले वाली खुसूसन थी, वो चेंज होती मुझे नजर आ रही है। और इसके बगैर जो है बड़ा मुश्किल होगा PMLN के लिए, अगर नवाज शरीफ साहब कैंपेन में नहीं है, इलेक्शन में नहीं है, और पंजाब का वोटर ये देखे कि वज़ीर आज़म तो इस दफा वो फिर भी नहीं बन सकते,
फिर PMLN को बड़ा प्रॉब्लम होगी, इशू उनको होगा। लेकिन मैं जाती तौर पर यह समझता हूं, चाहे उसे आप खबर समझ लें, एनालिसिस समझ लें, जो भी समझ लें, कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो मुझे ताहयात रहती नजर नहीं आ रही। वो इलेक्शंस में भी जाएंगे और मेरे ख्याल में वो वज़ारत उज़्मा के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। जिन लोगों का ये ख्याल है कि शायद तहरीक इंसाफ जो है वो ग्राउंड पर अभी भी बहुत बड़ी बात आपने की है। It makes a lot of sense आदिल, ये जो आप कह रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि देखिए मियां नवाज शरीफ साहब की तो अपनी वो कन्विक्शन के बाद भी अगर आप देखें तो वो अपना 5 साल का अरसा तो गुजार चुके हैं। कन्विक्शन 2018 में हुई, अब 5 साल तो तकरीबन गुजरने वाले हैं, अगर नहीं गुजर गए तो गुजर जाएंगे इन दिनों में। तो मियां नवाज शरीफ साहब की तो कन्विक्शन ऑलमोस्ट वो अगर 5 साल को भी रखा जाता है तो वो बाय द टाइम इलेक्शंस होंगे तो मियां साहब उस वक्त तक एलिजिबल हो जाएंगे वजीर आजम बनने के लिए, अगर वो इलेक्शन जीतते हैं। हाँ मुनीर, देखिए चंद माह पहले मैंने आपके ही शो पे कहा था कि मैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आइंदा कभी भी वजीर आजम बनते हुए नहीं देख रहा, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये 9 मई से बहुत पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है, क्योंकि हमें नजर आ रहा था जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं, जो सियासी स्ट्रेटेजी उन्होंने अपना रखी थी, वो पाकिस्तान में चलती नहीं है। वो उस पर चलकर पाकिस्तान में इक़्तिदार में आ नहीं सकते। तो अभी आपके सामने है कि क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो 2018 की तरह की कारकर्दगी वो दिखा पाएगी, या जिस तरह इदारों ने उस वक्त उनको सपोर्ट किया था अभी भी इदारे उन्हें सपोर्ट करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट, ये हमें नजर नहीं आ रहा। तो इसी तरह मुझे इस दफा ये नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी ना सिर्फ ये नाअहली ताहयात खत्म हो जाएगी, बल्कि वो इलेक्शन में बतौर प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट मैं उन्हें जाता देख रहा हूँ। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये ना सिर्फ PMLN बल्कि काफी क्लियर कट ये चीजें हो जाएंगी। और साथ में देखिए, एक मैं मुनीब, जो आपने पहले कारा साहब और डॉक्टर साहब से पूछा ना, पीपल्स पार्टी और PMLN का असल मुकाबला जो है बजाय इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है, सियासी मंजरनामे की बात करें, मुकाबला होगा PMLN में और एंटी PMLN में, यानी पीपल्स पार्टी, उसमें आप जिन जिन को शामिल कर सकते हैं, TLP भी आ सकती है पंजाब में, ये सारी सिचुएशन वो हो सकती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है। वो मजीद वीकेंड होगी, मिलिट्री कोर्ट से सजाएं आती हैं, तो जो लोग रह भी गए हैं वो भी शायद बाहर निकलना ही छोड़ दें तहरीक इंसाफ के। तो तहरीक इंसाफ के लिए ये वक्त जो है बहुत PTI के लिए तो इस वक्त बड़ी मुश्किल इक्वेशन है। बट लेट मी गो टू मलिक साहब। मलिक साहब, ये यकीनी तौर पर आपकी जमात के लिए, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए तो है ही, बट आपकी जमात के लिए भी एक साय ऑफ रिलीफ है मियां साहब की अहलियत वापस आ जाना, इन केस उनकी कन्विक्शन सेटिस्फाइड हो जाती है। लेकिन ये प्रोसेस आपको इतना जल्दी होता हुआ नजर आता है, क्योंकि मियां साहब वापस आएंगे, उनकी 2 कन्विक्शंस हैं, अल-अजीज़िया के अंदर और एवनफील्ड के अंदर। क्या आपको वो इस दफ़ा के इलेक्शन के अंदर प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर या पार्लिमानी सियासत के अंदर शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं? बिकॉज ये ज़रा जल्दी होगा उनकी वापसी, फिर वो अपीलें फाइल होना, फिर उनकी कन्विक्शन रहती है नहीं रहती, ये भी एक मामला तो है, बहुत है। देखिए, मैं तो आपको इसको एक और ज़ाविये से आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अभी हमारे किसी एक दोस्त ने आइन का जिक्र किया कि कानूनी होगा ये या आइनी होगा ये, तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि क्या मौलवी मुश्ताक साहब वाला केस आज आप आइनी और कानूनी जानते हैं? क्या भुट्टो साहब की फांसी वाला केस जो है उसको आप आइनी और कानूनी जानते हैं? और क्या दीगर जो पहले केसेस चले हैं, क्या आप उनको आइनी और कानूनी जानते हैं? तो ये रिवायात कभी ना कभी तो टूटनी है। ये कैसे हो सकता है कि कुछ एक जगह पे बैठ जाएं असहाब और ये फ़ैसला करें, शुरू करें 10 ट्रंकों से, ट्रंक भर भर के लाए जाएं एविडेंस के, और आखिर में ये लिखा जाए केस के अंदर कि आपके साहबजादे की, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, कि आपके साहबजादे की एक कंपनी है दुबई में जिसमें आप बोर्ड के चेयरमैन थे, आप तनख्वाह ले सकते थे, अगरचे आपने नहीं ली, लेकिन क्योंकि ले सकते थे तो आपको सारी ज़िंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो फिर कर डालें। ये सारी तकरार जो है इसकी को मॉरल ग्राउंडिंग भी तो होनी चाहिए। क्या ये फ़ैसले की आपको को मॉरल ग्राउंडिंग नज़र आती है कि एक साहब कहते हैं कि आपके वकील ने बहन और भाई के दरमियान
एक मुआहिदा जो हुआ है यानी मरियम साहिबा और उनके भाई के दरमियान, आपने एक फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है जो वो अदालत में ख़ुद कहते हैं कि मौजूद था, बेटा टेस्टिंग में था, लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उस वक्त वो हिस्सा नहीं था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। इस वजह से क्योंकि आपने वो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया तो आपको नहीं, यानी वकील को नहीं, मरियम साहिबा को 7 साल सज़ा दी जाती है। तो ये फ़ैसले कब वापस होंगे? इसका कोई फ्रेमवर्क भी तो होना चाहिए। आखिर लोग सुन देख रहे हैं, अंधे तो नहीं हैं, गूंगे बहरे तो नहीं हैं। But that's what I'm asking, मलिक साहब, if you can ponder on this, कि कितनी जल्दी हो सकेगा ये? नाइंसाफी की सर, ये कितनी जल्दी हो सकेगा? जी क्यों नहीं हो पाएगा? जी देखिए, मैं तो कानूनी माहिर नहीं हूँ, आपको कानूनी माहिरीन बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर ये नहीं होगा तो लोगों का इंसाफ पे एतबार जाता रहेगा। आप किसी को, वो इंसाफ की देवी की आंखों पे तो पट्टी होनी चाहिए थी, ये वाली देवी तो एक आंख से ना सिर्फ पट्टी उतार चुकी है बल्कि आंखें मार रही है। आप ज़रा फैसले पढ़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब रुकना होगा, और अगर 2 महीने में, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 4 महीने में, जितनी देर में भी ये तमाम नाइंसाफ़ी पे मबनी फ़ैसले जो हैं इन्हें वापस होना होगा। जो शख्स की दिल में ज़िंदा हो अवाम के, जो शख्स मुल्क को, आप किसी मुल्क का कोई मंसूबा उठा के देख लें, चाहे वो मोटरवे का हो, बिजली का हो, LNG का हो, गैस का हो, कितनी जल्दी नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, सेट असाइड हो जाती है, ये बात अहम है। और क्योंकि कानूनी एक प्रोसेस है तो ये उसके तहत ही हो पाएगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जनाब मुसद्दिक मलिक साहब का, शोएब शाहीन साहब का और आदिल शाहजेब साहब का। ये मामला अहम है और आने वाले दिनों के अंदर इसकी अहमियत होगी। मैं दोबारा कहूँगा कि मियां नवाज शरीफ की अगर कन्विक्शन सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो पार्लिमानी सियासत के लिए अहल होंगे ये, लेकिन बहुत जल्दी करना होगा, ये सब बहुत जल्दी होना होगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं और अपील्स फाइल करते हैं अपनी कन्विक्शन के खिलाफ तो फैसले कितनी जल्दी आएंगे, और अगर इलेक्शन 2023 से पहले आ जाते हैं तो यकीनी तौर पर मियां नवाज शरीफ बहैसियत एक कैंडिडेट उसके अंदर हिस्सा ले पाएंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं और आपके सामने रखते हैं एक लम्हा फिक्रिया। लम्हा फिक्रिया दिल दहला देने वाला, रूह काम जाती है ऐसी बातें देखकर और ऐसे मामलात को देखकर, सोचकर कि क्या गुजरी होगी उन लोगों पर जो इस हादसे का शिकार हुए। एक ब्रेक के बाद यूनान में कश्ती का हादसा हुआ। अब ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान से बहुत से लोग हुसूल रोज़गार के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जाते हैं। आप ज़रूर जाइए अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों की वेल बीइंग के लिए, एक बेहतर मुस्तकबिल तलाश करना, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन खुदारा इस अफरा तफरी के अंदर, इस डेस्परेशन के अंदर उस हद तक ना चले जाइए कि आप गैर कानूनी तरीके अपनाते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा बने और फिर ऐसे मामलात के ज़रिए आप किसी नहायत ही ख़तरनाक रास्ते पर चल पड़ें। अब यूनान कश्ती हादसे में जो हुआ, अब ये लोग ग्रीस जा रहे थे, अब सोचिए उन तमाम तर लोगों के लवाहिकीन के ऊपर जो कि इस कश्ती में सवार थे। एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है, बताया जा रहा है कि 12 के करीब जिंदा बच गए हैं पाकिस्तानी। जो इस पूरे मामले के अंदर एजेंट इन्वॉल्व था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन खुदारा अपने घर से निकलते हुए इस बात का एहसास कीजिए कि बेशक आप एक निहायत डेस्परेशन की हालत में अपने घर से निकल रहे हैं, अपने बच्चों, अपने घर वालों के लिए बेहतर रिस्क की तलाश में जा रहे हैं, ज़्यादा कमाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता कि आप जिस रास्ते को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिस रास्ते पे जा रहे हैं, उसका नतीजा निहायत ही अफसोसनाक निकले और उसके नतीजे में खुदा न खास्ता आप अपने प्यारों को कभी भी ना देख पाएँ, आप इस दुनिया से चले जाएँ, अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएँ। ऐसे रिस्क से यहाँ कम कमा लेना बेहतर है, क्योंकि आज इन तमाम लोगों का जिनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं या लुकमा अजल बन गए, उनके लवाहिकीन के ऊपर क्या गुजरेगी। कम रोज़गार तो क्या, उनके नसीब में तो अब शायद कुछ भी नहीं आएगा। ये लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस वक्त सोच रहे हैं से बाहर जाएं और खुदा न खास्ता ये सोच रहे हैं कि वो इस तरह के गैर कानूनी तरीके को अडॉप्ट करके मुझसे बाहर जाएं। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।